हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, सबसे पहले इस आयोग के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद उसका डिटेल जानेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम रहा इसका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसका गठन हुआ 12 अक्टूबर 2005। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसमें आयोग में होते हैं एक अध्यक्ष और 10 से अनधिक सदस्य मुख्य सूचना आयोग, अर्थात 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए। पदावधि इनके अध्यक्ष और सदस्यों की रहती है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और इनके प्रमुख कार्यों में है सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ, ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करना एवं उसकी जांच करना जो लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहे हैं, जिसे एक अधिनियम के अधीन किसी जानकारी को देने से इनकार किया गया, किसी समय सीमा के अंदर प्रत्युत्तर ना मिला हो, यदि प्राप्त सूचना अपूर्ण, भ्रामक एवं मिथ्या हो तो ऐसा विश्वास है, ऐसी फीस की रकम अदा करने की अपेक्षा की गई जो अनुचित समझा हो। और इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो वह थे वजाहत हबीबुल्लाह, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। अब जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना हुई वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, तो इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी। केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित में मिलकर बनेगा: मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक उतने केंद्रीय सूचना उपायुक्त जितने की आवश्यकता समझे जाए। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। पहला, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। दूसरा, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और तीसरा, प्रधानमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। स्पष्टीकरण में शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषणा किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई, वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी सबसे बड़े एकल समूह को विपक्ष का नेता समझ जाए। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन व प्रबंधन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य एवं अन्य प्राधिकार के निर्देशों के अधीन रहे बिना केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्रता रूप से कार्य कर सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनमाध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले जनजीवन के व्याप्त प्रख्यात व्यक्ति होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र के विधानमंडल का राज्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारित दल से संबंधित नहीं होगा अथवा कोई दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई वृत्ति से नहीं करेगा। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्र
सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगी। अब जानते हैं आयोग की पदावधि और सेवा शर्तें। पहला, सूचना आयुक्त उस तारीख से जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए अपना पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु यह और कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा। प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जब वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्ववत हो पद धारित करेगा और ऐसा सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन पद रिक्त करने पर धारा 12 की उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। परंतु और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा ऐसे निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का समक्ष पहली यदि सूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा, परंतु मुख्य सूचना या कोई सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा। का मुख्य सूचना आयुक्त को संदेह वेतन या भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंध या शर्तें वे होंगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं, परंतु यदि मुख्य सूचना आयुक्त और कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की जिसके अंग्रतिगत पेंशन का ऐसा कोई भाग भी है जिसे सारांशकृत किया गया था सेवानिवृत्त उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्त फायदों के अन्य रूपों में समतुल्य पेंशन भी है तो रकम को कम कर दिया जाएगा। अब जानते हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्तों की सूची। तो प्रथम सूचना आयुक्त थे वह थे वजाहत हबीबुल्ला। कब से कब तक? तो 26 अक्टूबर 2005 से 19 सितंबर 2010 तक। दूसरे AN तिवारी 30 सितंबर 2010 से 18 दिसंबर 2010 तक। तीसरे थे सत्यानंद मित्र 18 दिसंबर 2010 से 4 सितंबर 2013। चौथे थे दीपक संधू जो कि प्रथम महिला थी 5 सितंबर 2013 से 18 दिसंबर 2013। पांचवी सुषमा सिंह दूसरी महिला आयुक्त 19 दिसंबर 2013 से 21 मई 2014। छठवीं राजीव माथुर 22 मई 2014 से 5 अक्टूबर 2015। सातवां विजय शर्मा 6 अक्टूबर 2015 से 1 दिसंबर 2015। आठवें राधाकृष्ण माथुर 4 जनवरी 2016 से 24 नवंबर 2018। और वर्तमान में है 9वें सुधीर भार्गव 1 जनवरी 2019 से अभी वर्तमान आयुक्त हैं सुधीर भार्गव। अब जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के शक्तियां एवं कार्य। पहला, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रयुक्त करने में असमर्थ रहा हो, व्यक्ति को प्राप्त की गई जानकारी देने से मना कर दिया गया हो, उसे मिली जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न पाई हो, यदि सूचना के बदले में मांगी गई फीस सही नहीं है, यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, सूचना प्राप्ति से संबंध कोई अन्य मामला, यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश स्वप्रेरणा शक्ति के आधार पर दे सकेगा। जांच करते समय मामलों के संबंध में आयोग की दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने और उस पर दबाव डालने के लिए समन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत का आदेश दे सकता है। किसी दस्तावेज की मांग
एवं जांच करना, उसकी जांच करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मांगना, किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिए समन जारी करना, कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए। शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकार के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा उस रिकॉर्ड को किसी भी आधार प्रस्तुत करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावेजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों को अनुपालन सुनिश्चित करे जो इसमें शामिल हों, जैसे किसी विशेष रूप से सूचना तक पहुंच, जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं वहां ऐसे अधिकारी नियुक्त करने के आदेश, सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाश, रिकॉर्ड के प्रबंधन, रखरखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन, सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था। इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकार को इसका मुआवजा देने का आदेश करना। इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना, किसी याचिका को अस्वीकार करना। अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। और जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता या आयोग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर से कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। अब जानते हैं भारत में सूचना का अधिकार। तो भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है जो नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता हो। फिर भी यह अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में दी गई है। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान से प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जन आंदोलन की शुरुआत 90 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भांडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम के रूप में हुई। भारतीय संसद ने दिसंबर 2002 में सूचना के स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया और जनवरी 2003 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। मई 2005 में एक नया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम भारत में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। इसी के साथ ही सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त हो गया। सूचना के अधिकार का अर्थ। तो भारत के सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 2J के अनुसार सूचना के अधिकार का अर्थ योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं यथा पहला, कार्यों, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजों या अभिलेखों के प्रमाणित प्रतिलिपियां लेना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। यदि सूचना कंप्यूटर व अन्य तरीके रखी गई है तो डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करना। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को केंद्रीय कानून बनाने से पहले देश के निम्नलिखित 9 राज्यों में यह अधिकार मिल चुका है। तो वह 9 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु 1997 में, गोवा 1997, राजस्थान 2000, कर्नाटक 2000, दिल्ली 2001, महाराष्ट्र को 2002 में, असम को 2002 में, मध्य प्रदेश को 2003 में और जम्मू कश्मीर को 2004 में। अब जानते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। तो यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ था। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन्हें केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी
कहा जाता है तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी कहा जाता है। सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन अधिकारों को शुल्क सहित आवेदन देता है। व्यक्ति किसी भी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है और उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह फ्लॉपी, कैसेट डिस्क आदि प्राप्त कर सकता है। सूचना अधिकारी द्वारा 30 दिन के अंदर सूचना प्रदान न करने पर विभागाध्यक्ष के पास अपील की जाती है। वहां से भी सूचना न मिलने पर 90 दिन के भीतर सूचना आयोग में अपील की जा सकती है। सूचना आयोग तो केंद्र स्तर पर एक सूचना आयोग होता है तथा प्रत्येक प्रांत में सूचना आयोग होते हैं। समस्त सूचना आयोगों में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। गलत जानकारी देने या जानकारी ना देने पर सूचना आयोग ऐसे अधिकारों पर 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक के अधिकतम अर्थदंड दे सकता है। लेकिन देश की सुरक्षा, अखंडता, गोपनीय विदेश संबंधों में सूचना अधिकार लागू नहीं है। अब जानते हैं इससे जुड़ी समस्याएं। तो सूचना प्राप्ति के मार्ग में निम्नलिखित समस्याएं हैं, जैसे सूचना का अधिकार और शासन की गोपनीयता के अधिकार दोनों में एक रूपता नहीं है। भारत एवं अन्य देशों में आतंकवाद, नक्सलवाद, संगठित अपराध आदि के कारण सूचना के अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा, प्रशासन का एक बड़ा वर्ग नागरिकों की परिपक्वता के प्रति सशंकित है तथा गोपनीयता बनाए रखना चाहता है। प्रशासन के लिए सामान्य सूचना एवं संवेदनशील सूचनाओं के बीच अंतर करना कठिन होता है। परिवहन व्यवस्था का पिछड़ापन है तो शिकायत निवारण तंत्र का अभाव है। आंकड़ों एवं जानकारियों को अद्यतन बनाए रखने के प्रति नौकरशाही की उदासीनता, धन की कमी, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश में सेवानिवृत्त उच्च स्तरीय नौकरशाही के अधागों में सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रशासन में लंबे समय से गोपनीयता का समर्थक रहा है उसमें अल्प समय में पारदर्शिता के समर्थन में मानसिक क्रांति कैसे आ सकती है। इस हेतु निम्न सुझाव दिए जाते हैं। सूचना आयोग के पद पर नौकरशाही से पृथक अन्य वर्ग की बुद्धिजीवी नियुक्त किए जाएं। प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया, व्यवहारों में परिवर्तन किया जाए। सेवकों को उच्च स्तरीय जनसंपर्क कौशल का प्रशिक्षण दिया जाए। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है कि कार्यालयीन गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त करके राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। अधिनियम अधिकार देता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है जिसमें निष्क्रियता व भ्रष्टाचार पर्दाफाश हो सकता है तथा यह अपनी शिकायतों के लिए भी हल कर सकता है। सरकार विभिन्न विकास कार्यों पर काफ़ी अधिक पैसा खर्च करती है, अतः आप अपने क्षेत्र में पंचायत नगर पालिका से सभी कार्यों के खर्च का लेखा जोखा मांग सकते हैं, जैसे कितना पैसा खर्च हुआ और किस काम पर कितना पैसा खर्च हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विशेषताएं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती संस्थाएं तथा ऐसे संगठन व संस्थाएं जिनका गठन, संचालन, नियंत्रण और वित्तीय सहयोग राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है, उनकी सूचनाएं मांग सकते हैं धारा 2A और H के तहत। प्रत्येक विभाग में एक या अधिक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो लोगों से सूचना संबंधी फॉर्म प्राप्त करेंगे व निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराएंगे धारा 1 में। इसके अलावा प्रत्येक उप जिला स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाए जिनसे सूचना भी मांगी जा सकती है और लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों के विरुद्ध अपील भी की जा सकेगी। यह अपील वे संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे धारा 5(2) में। सूचना चाहने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जब प्रार्थना पत्र आलेखित हो तो सूचना अधिकारी प्रार्थना को मौखिक रूप से सुनकर लिखने में मदद करेगा धारा 1 में है। संबंधित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त करने में मदद करेगा जो निरीक्षण करने के लिए जरूरी हो धारा 7(4) में है। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र देने के लिए किसी कारण अथवा व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी।
सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित सामान्य शुल्क का भुगतान करना होगा। सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में लोक सेवा केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार के शासन में सुशासन का नया अध्याय जुड़े। कौन सा देश में अपनी तरह का पहला कानून लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को 2010 में प्रदेश में लागू किया। इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। दूसरे चरण में वर्ष 2011 में 15 विभाग और 52 सेवाओं को इसमें और अधिसूचित किया गया और आवेदनों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। तीसरे चरण में वर्ष 2012 में सेवाओं को लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था शुरू की गई। प्रदेश भर में 336 लोक सेवा केंद्र शुरू करने एवं इनके स्थायी भवन निर्माण की अनुमति राज्य शासन द्वारा दी गई है। चौथे चरण में 2013 में 21 विभागों की 135 सेवाओं की ओर अधिसूचित किया गया। लोक सेवा केंद्रों के जरिए 15 विभागों की 68 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लेने एवं ऑनलाइन ही निराकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। वर्ष 2014 में जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया गया है। इस वर्ष 15 और नई सेवाओं को ऑनलाइन लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान करने एवं नई सेवाओं को अधिसूचित करने की कार्यवाही की गई। सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक विकासखंड में लोक सेवा केंद्र की स्थापना। सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में 12,000 से अधिक अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर। जिला एवं विकासखंड कार्यालय तक स्वयं कनेक्टिविटी प्रदान की गई। सभी राजस्व कार्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राजस्व कार्यालयों के लिए 800 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद स्वीकृत किए गए हैं और यह सुविधा आम नागरिकों के लिए लागू की गई और आवेदक को अपने आवेदन लिखकर लाना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।